सो गलत करने वाले लोग पोचर्स। हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, इवन दिन और रात बराबर हम अलर्ट रहते हैं। बट एक इतना बड़ा जंगल जिसका सिर्फ 20% टूरिज्म में है, 80% ऐसा एरिया है, बहुत ही कोर होगा शायद जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं जा सकती। क्या वहाँ पे पोचर्स एक्टिव होंगे? सर 16 साल के एक्सपीरियंस में कभी पोचर्स के साथ सामना हुआ है? कई बार हुआ है। और सर पोचर्स सबसे ज़्यादा पैंगोलिन का आजकल तस्करी कर रहे हैं और पैंगोलिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड में है। इसको कैसे रोका जा सकता है सर? निश्चित रूप से परेशानी मोल लेने की बात। एक आपका एक और पहलू भी है कि आप एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और आप स्नेक रेस्क्यूअर भी हैं। हर एक स्पीसीज का, चाहे टाइगर हो, स्लॉथ बियर हो, या कोई हर्बीवोरस हो या स्नैक हो, सबका बिहेवियर और आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह भी है, इतने टाइगर्स जो बढ़ रहे हैं रखेंगे कहाँ? सपोज करिए बांधवगढ़ी नहीं होता तो यहाँ लोकल जो ड्राइवर्स हैं, गाइड्स हैं और जो होटल रिसोर्ट्स हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, या बतौर वन रक्षक मुझे ही काम नहीं मिलता, तो एक ये लाइवलीहुड के लिए एक जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहा है। बिल्कुल। सो गलत करने वाले लोग पोचर्स, राइट? सो हम सब जानते हैं कि पोचिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी किसी समय। जी। आप लोगों की सुरक्षा के कारण पोचिंग एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, राइट? क्या पोचर्स अभी भी सक्रिय हैं? टाइगर रिजर्व के इलाके में तो अब बहुत माइनर घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, इवन दिन और रात बराबर हम अलर्ट रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती तो हम वहाँ पे तुरंत जाते हैं। हमारी टीम बनी हुई है, जो अंडर कवर टीम है, वो भी काम करती हैं। और कई बार हमको सेंट्रल एजेंसीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो वो भी मदद करती हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वो हमारे साथ करती है। एसटीएफ है। तो ऐसे ही हमारी बांधवगढ़ की भी टीमें बनी हुई हैं जो काम करती हैं इस पर। बट एक इतना बड़ा जंगल जिसका सिर्फ 20% टूरिज्म में है, 80% ऐसा एरिया है जहाँ पे नॉन टूरिज्म है, और मेरे ख्याल से एक ऐसा भी एरिया होगा जहाँ पे बहुत ही कोर होगा शायद जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं जा सकती। क्या वहाँ पे पोचर्स एक्टिव होंगे? एक्चुअली में कोर जो आपका 80% जो जिसको टूरिज्म के लिए बंद कर रखा है, वहाँ पर हमारी टीमें लगातार गश्त में रहती हैं। सारे पगडंडी, जैसे आपके वाटर स्ट्रीम हो गए या वाटर सोर्स जो भी बॉडी हो गई, तालाब हो गए, झरने हो गए, उन सबको हम रेगुलर मॉनिटरिंग में रखते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान होगा या जानवर होगा तो उसकी पानी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे जाएगा कम से कम दिन में 2 बार 3 बार। तो जब हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अश्योर हो जाते हैं कि हमारा जंगल सुरक्षित है, एनिमल हमारा सुरक्षित है। और हमारे समय समय पे हम लोग कैमरा ट्रैप लगाते हैं, किल हो गया उस पर लगाते हैं, तो हमको मॉनिटरिंग प्रॉपर रहती है हमारी। और सर 16 साल के एक्सपीरियंस में कभी पोचर्स के साथ सामना हुआ है? कई बार हुआ है और कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में हम रहे भी हैं, लेकिन उस प्रोफेशनल तरीके से अब लोग यहाँ पे कोशिश नहीं करते हैं। जनरली जैसे पारदी और बहेलिया ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, उस तरह के पोचर्स अब यहाँ बांधवगढ़ की सराउंडिंग में तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कोइंसिडेंट्स हैं, जैसे कभी पेंगोलिन की तस्करी करते हुए लोग मिल जाते हैं। करेक्ट। कटनी बड़वारा इलाके में हम लोगों ने कार्रवाई की, बरही के इलाके में कार्रवाई की। कुछ ऐसे कछुए हैं, जैसे मयूर चिन्ह एक कछुआ हमने जब्त किया था। तो ये रेयर स्पीसीज होते हैं जिनको हम लोग सीज किया हमने। और लेपर्ड के दांत हो गए, नाखून हो गए। तो ये जो इलीगल जो ट्रेडिंग्स हैं, तो उस पर अभी भी लोग कर रहे हैं और अनभिज्ञता वर्क्स कर रहे हैं, जो एस्ट्रोमैटर्स हैं उसके कारण कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए, और कानून में प्रावधान है इतने कड़े कि निश्चित रूप से वो परेशानी मोल लेने की बात है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से नार्कोटिक्स के बाद सबसे बड़े नियम और सबसे कठिन, मतलब सख्त नियम वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, उसमें काफ़ी सख्त प्रावधान है सजा। सर पोचर्स सबसे ज़्यादा पैंगोलिन का आजकल तस्करी कर रहे हैं और पैंगोलिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड में है। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है सर? एक्चुअली में पेंगोलिन की जहाँ तक बात करें तो पेंगोलिन जो है मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है हमारे इंडिया का, और इसकी जो है तस्करी सामान्यतः ऐसा मानते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसका उपयोग होता है। इसके स्केल्स के बहुत अच्छे बटन बनाते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा इसकी तस्करी होती है। तो अभी तक जितने हम लोगों ने कई कार्रवाइयाँ की हैं तो ज़्यादातर उसमें पेंगोलिन का ही हमने स्केल्स की जब्ती हुई है या लाइव एनिमल की जब्ती हुई है, तो ये मिला है। मुझे लगता है कि एज अ फॉरेस्ट गार्ड, एज अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट या फिर वाइल्ड लाइफ लवर, मुझे लगता है नॉर्मल पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ खरीदना ही बंद कर दे जिस चीज़ में एनिमल्स की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि कई एस्ट्रोमैटर्स में लोगों की मान्यताएं होती हैं जिस पे हम पथभ्रमित हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सब गलत है, मिथ्या चीज़ें हैं जिस पे हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। और किसी एनिमल को इस तरीके से रखना गैर कानूनी है, कानून में प्रतिबंधित है। एक तरह से क्या है, हम भला मोल लेते हैं, पैसे दे करके आप समस्या खरीदते हैं, तो ऐसा ना करें। और मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि 20 नाखून के कचरे से पैसे नहीं आते हैं घर पे। जी। और मुझे लगता है कि अगर उस जानवर को आप घर पे लाके उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो पैसे तो आएंगे नहीं, पर आपके ऊपर बला ज़रूर आएगी और आपके पैसे निकल जाएंगे किस तरीके से वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो सर जब हम पोचिंग की बात कर रहे थे, बांधवगढ़ शुरू हुआ था सीता और चार्जर से। जी हाँ। और सीता की पोचिंग हुई थी, राइट। मैं अभी जब बात कर रहा हूँ तो मुझे एकदम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम बांधवगढ़ जिसको इतना दिल के करीब मानते हैं, उसको उसकी रानी जो थी वो पोचिंग हो गई थी उसके बारे में आपको कुछ याद है या फिर कुछ बात? सीता शेरनी का और चार्जर के बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तब मैं ज्वाइन नहीं किया था। उस केस के संबंध में एक ये लगभग 98-99 की बात है जब वो हुआ था, पोचिंग हुआ था, और पुलिस ने उसमें कार्रवाई की थी और फिर पैरेलली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कार्रवाई की। तो उसमें 3-4 लोग जो इन्वॉल्व थे और एक बहेलिया भी इन्वॉल्व था और उन पे कार्रवाई हुई थी। और चूँकि अचानक से सीता शेरनी का गायब हो जाना बड़ा स्ट्रेंज विषय था क्योंकि वो बहुत फेमस टाइग्रेस थी बांधवगढ़ की। तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे तो उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया था कि अपने आप को मृत घोषित करा लिया था जबकि वो जिंदा था, और बहेलिया जो था, और उसकी लोकेशन हमको मिली थी चिरमिरी में। बहेलिया क्या होता है? बहेलिया एक्चुअली इनका जो है पौराणिक जो काम था, पहले जानवरों को ही शिकार करते थे और उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे बहेलिया। तो धीरे धीरे वो जानवरों की आवाज़ निकालने में, उनको पहचानने में बहुत काफ़ी माहिर होते थे और उनके व्यवहार को समझने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। तो उसमें सीता शेरनी वाले केस में एक बहेलिया इन्वॉल्व था और उसकी लोकेशन चिरमिरी में मिली थी। तो अब फिर हम उसको जो है वहाँ से उसको पकड़ा, फिर उसको जो है यहाँ ला करके कोर्ट में फिर से प्रस्तुत किया। लेकिन इनके पीछे जो है काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है, तो ये बहुत जल्दी जो है कानून का सहारा लेकर के जमानत पे छूट जाते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये गायब हो जाते हैं और फिर कभी और वो केस पेंडिंग रह जाते हैं। जी राइट। और सर जब हम पोचिंग की बात करते हैं तब पोचिंग से एनिमल्स को खतरा तो है, बट हमारा जो गांव के विलेजर्स हैं उनके मवेशियों को जब टाइगर अटैक करता है तो मैंने सुना है हर एक मवेशी के लिए आप प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन का एक राजपत्र है, उसमें निर्धारित है कि अगर बकरी है तो उसका इतना कंपनसेट किया जाएगा, अगर वन्य प्राणी द्वारा है
है ना, जैसे लेपर्ड मार देता है बकरी को, टाइगर मार देता है, या और कुछ घटनाएं होती हैं, तो उसमें हम कंपनसेट करते हैं। गाय बैल का हम 15,000 के समथिंग आराम से कंपनसेट करते हैं। भैंस का है तो 32,000 35,000 मैक्सिमम है, तो उसके अनुसार हम कंपनसेट और सुनने में ये भी आता है सर कि जब कोई टाइगर कोई मवेशी को मार देता है तो गांव के लोग उससे प्रतिशोध लेने के लिए उस मवेशी में जहर मिला देते हैं, जिससे कि वो टाइगर जब उसको खाए तो टाइगर मर जाए। ऐसी कुछ घटनाएं बहुत पहले हुई होंगी, 15-20 साल पहले, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में नहीं है, क्योंकि इस विषय पे डिपार्टमेंट काफ़ी संवेदनशीलता से काम करता है। और बीइंग अ फॉरेस्ट गार्ड हम लोग भी इस पे संवेदनशील होके काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी का नुकसान होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। Correct. और वहाँ पर बतौर वन रक्षक हमको खुद पहल करनी पड़ती कि भाई आपका जो भी है, तो वो कंपनसेशन का जो केस है हम लोग फाइल करते हैं, और 1 महीने के अंदर उनको पेमेंट हो जाता है खाते में। कुछ एनजीओज ये क्लेम करते हैं कि वन्य रक्षा या फिर वन्य प्रेमियों के नाम पे हम स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? एक्चुअली में अगर देखा जाए कहीं पर भी वन प्राणियों की अगर रक्षा हो रही है, या टाइगर रिजर्व है, या कोई सेंचुरी बना है, तो वहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार के संसाधन जनरेट होते हैं। अगर ये जंगल नहीं होता, सपोज करिए बांधवगढ़ ही नहीं होता, तो यहाँ लोकल जो ड्राइवर्स हैं, गाइड्स हैं, और जो होटल रिसोर्ट्स हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, या बतौर वन रक्षक मुझे ही काम नहीं मिलता, तो एक ये लाइवलीहुड के लिए एक ये जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहा है। बिल्कुल। और कंजर्वेशन के साथ साथ हम तो सारी दुनिया को शुद्ध हवा दे रहे हैं, नेचर भी दे रहे हैं। लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व की गई है, कैसे बचाई गई है। और सर आपको ये लगता है कि वन्य के कारण ही हम हैं और हम हमारे लिए ही वन है? बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंसान बहुत ज़्यादा अगर देखिए जंगलों को नष्ट कर देगा तो ज़रूरत तो सबको है ऑक्सीजन की। और अभी हम पिछले 2-3 साल पहले हम लोगों ने फेस भी किया है कोविड के समय में, कि कोविड के समय में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। और मैं आपको सच बताता हूँ कि दोनों कोविड के वेव्स में मुझे कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ, और मैं स्वस्थ रहा, ना मुझे एडमिट होना पड़ा, और मैं यहीं जंगल में बराबर काम करता रहा हूँ। ये तो और मैं जब बांधवगढ़ के अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो ये सुनने मिलता है बांधवगढ़ बहुत लेस इम्पैक्ट था कोविड में, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोविड की शिकार नहीं हुए। और अगर हम इसी कंपैरिजन में सिटीज़ को ले लें, हम जबलपुर को ले लें, बाजू का शहर, या फिर पुणे मुंबई को ले लें, तो वहाँ पे तो लाशों की लाइन लग गई थी। बिल्कुल। और शायद बांधवगढ़ बचा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग ऑक्सीजन बहुत प्योर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने कभी महसूस किया अपने इस फॉरेस्ट गार्ड की जर्नी में कि कहीं आपके ऊपर से प्रेशर आया होगा किसी सख्त कार्रवाई को करने के लिए, और वो उस कार्रवाई में स्थानीय लोग या फिर वन्य जीव जुड़े हुए हैं? कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे जब हम कार्रवाई करते हैं तो लोग जो है उसका विरोध करते हैं, तो वहाँ पर हम पुलिस बल का इस्तेमाल कर सहयोग लेते हैं। और एक्चुअली में जब कानूनी प्रावधान होते हैं वहाँ पे देखिए आपको वो कार्रवाइयाँ करना होता है, तो उस हम संवैधानिक दायरे में रह के जितने हमको अधिकार प्राप्त हैं और हम करते हैं कार्रवाई। अभी मैं जब बांधवगढ़ में घूमता हूँ तो मुझे हर जगह टाइगर्स नज़र आते हैं। एक समय ऐसा था जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, सिर्फ 6 टाइगर थे बांधवगढ़ में। सो सर आपको लगता है कि ये जो बांधवगढ़ में टाइगर्स की संख्या जो बढ़ रही है, राइट, इतनी बड़ी है, उसके लिए तो आप लोगों को हैट्स ऑफ करना चाहिए। आप लोगों ने जो इतनी बांधवगढ़, मतलब हमारा मध्य प्रदेश के गौरव है आप लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश को उठा के विश्व के नक्शे में चमका दिया है। पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह भी है, इतने टाइगर्स जो बढ़ रहे हैं रखेंगे कहाँ हम? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। बांधवगढ़ का जो हमारा जो टेरेन है, कोर और बफर, उसको अगर देखा जाए तो उसमें लगभग जो है 70 से 80 टाइगर की कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन सन 2022 की गणना में हमारे यहाँ बांधवगढ़ लैंडस्केप में 168 नंबर ऑफ टाइगर्स आए हैं।
तो उस लिहाज से एरिया जो है हमारी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है टाइगर्स की, एरिया कम है हमारे पास। तो अब आगे हमको जो है कॉरिडोर्स पे काम करना पड़ेगा। सराउंडिंग जो भी जंगल है, टेरिटोरियल के हों या कॉरपोरेशन के हों या कम्युनिटी रिजर्व हों, उस पर फोकस करना पड़ेगा ताकि टाइगर्स को और जगह मिल सके। और जब उनकी संख्या बढ़ी है तो निश्चित रूप से वो यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे, रोम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो जितना अच्छा हम उनको जो है माहौल दे पाएंगे, पानी की उपलब्धता दे पाएंगे, हर्बिवोरस की उपलब्धता दे पाएंगे, तो वो संख्या और बढ़ेगी और हमारा पर्यावरण भी सुधार होगा। ग्रोथ मतलब ग्रोथ तो हमने कर दिया है जी। और ये ग्रो और होता जाएगा क्योंकि वो नेचर है, वो ग्रो करेगा अपने करेगा, साथ। बिल्कुल। जो चीज़ बचाने की ज़रूरत है इस मोमेंट में तो वो है जंगल के कॉरिडोर्स या जंगल, बिल्कुल। राइट? क्योंकि जितने अगर हम जंगल की सफाई करते रहेंगे आधुनिकता के कारण तो हमारे पास टाइगर्स को रखने की जगह नहीं होगी। सिर्फ जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और शायद ये इंटरव्यू भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि वर्ल्ड के लोग इस इम्पोर्टेंट मोटिव को जान पाए कि एक इंसान अपना पूरा ज़िंदगी दे देता है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। और सर इसमें आपको क्या लगता है फिल्म और मीडिया किस हद तक लोगों को प्रभावित करती है? देखिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लोग अभी भी नहीं जान पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कई बार जो है हम मिथ्स पे भरोसा करते हैं और गलत चीज़ों में चले जाते हैं, तो वो अवॉइड होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लें अगर एलिफेंट विस्पर का, तो कितनी मनमोहक कहानी कि एक एलिफेंट को बचाते हैं, फिर बड़ा करते हैं और कितना अटैचमेंट होता है अपने केयर टेकर के साथ में। तो इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि एनिमल्स जो है हमारे पूरक ही हैं। हम इतिहास में भी आप देखिए कि इंसान के जो है बहुत अनुशंसी अंग रहे हैं एनिमल्स, तो आगे भी हमको उसको कंटिन्यू करना चाहिए और ये पर्यावरण का हिस्सा भी हैं, तो बचाना एक दायित्व भी है हमारा। सर एज अ फॉरेस्ट गार्ड क्या आपको लगता है आपको और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे आप और अधिक प्रभावी ढंग से इस वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर सकें? थोड़ा सा वन रक्षक का काम हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, मैंने जो देखा। बिल्कुल इसमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर एक उदाहरण हम लोग लें असम का, कि वहाँ पर जो भी पेट्रोलिंग पार्टी है वो गन के साथ ही पेट्रोलिंग करती है, और वहाँ पर पोचर्स भी गन के साथ लैस होके आते हैं और वो गोलीबारी करते हैं और पोचिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशंस है या दूसरे जो भी कम्युनिटी रिजर्व हैं या टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ पर भी हमको अपग्रेड करना चाहिए। और जो इस तरह की कोइंसिडेंट हैं, जो घटनाएं हो रही हैं फॉरेस्ट गार्ड के साथ या किसी और वन कर्मचारी के साथ, वो उनमें कुछ कमी आएगी अगर हम अपग्रेड होते हैं। और जब आप अपग्रेड होते हो तो आप वाइल्ड लाइफ को भी अच्छे से बचा पाओगे और आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हेल्प कर सकोगे। सो गवर्नमेंट को ये अपील है कि प्लीज़ make sure that forest guards should have all those amenities which is required to make the wildlife grow more. सर जब आप जंगल जाते हैं तो हम जितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को देखते हैं आप उनमें से कुछ एक्स्ट्रा देखते होंगे, राइट? ऐसी कोई प्रजाति है जो आपने देखी है और हमने ना देखी है? बिल्कुल। टाइगर रिजर्व में तो हम लोग सामान्यतः टाइगर हमेशा देखते हैं, चीतल देखते हैं, सांभर देखते हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स देखते हैं। लेकिन अभी लगभग 16 साल की सेवा में मैंने हनी बैजर, एक प्रजाति होती है हनी बैजर, अभी सिर्फ एक ही बार देखा है। उसको यहाँ लोकली जो हम लोग दंड रीछ बोलते हैं, तो वो पेड़ के खोल वगैरह में सामान्यतः मिलते हैं, रहते हैं, और मोस्टली नॉक्टर्नल है, ये रात में ज़्यादा चलता है, विचरण करता है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग दिखेगा या तो रात में दिखेगा या इवनिंग में दिखेगा। और मुझे जो साइटिंग हुई थी वो शाम के समय लगभग 6:30-7 के आसपास हुई थी और एक ही बार हुआ। और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला एनिमल है। बिल्कुल, काफ़ी अग्रेसिव नेचर का होता है। इवन अगर जरूरत पड़ जाए तो वो टाइगर या लायन से भी भिड़ जाता है, इतना अग्रेसिव नेचर का। छोटा सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सर आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट्स हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रिलायंस ले लें हम, राइट, या फिर आप डिफरेंट टाटाज ले लें,
राइट। कॉर्पोरेट्स को वन्य जीव संरक्षण में कितनी भूमिका निभानी चाहिए, क्या ये या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का उत्तरदायित्व है? मुझे लगता है पर्यावरण को बचाने के लिए, वन जीवों को बचाने के लिए सबको साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कार्बन सेस वगैरह लगाती है, टैक्सेस, और उसका अच्छा अगर इस्तेमाल हो तो सारे लोग जब मिल के काम करेंगे तो ये और अच्छा बढ़ेगा। और हम इस डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रख के। जैसे एक उदाहरण है हमारा सिवनी का नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ के एलिवेटेड जो हाईवे बना हुआ है। करेक्ट। तो वो कॉरिडोर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, सड़क भी बना और एनिमल के लिए अंडरपास भी है। बिल्कुल। तो वहां से वो अंडरपास इतना हाइट का है कि एलिफेंट भी, वाइल्ड एलिफेंट भी आराम से पास होके जा सकता है। और वो डॉक्यूमेंट भी हुआ है, टाइगर आराम से आते जाते हैं नीचे। कैमरा ट्रैप्स में भी आए हैं कि वो अंडरपास का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ भी रह रही है और हम लोग भी आ जाना है हाईवे से। बिल्कुल सही बात है सर। एक आपका एक और पहलू भी है कि आप एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और आप स्नेक रेस्क्यूअर भी हैं, राइट? जी। सो जब आप रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को तो आपको एनिमल्स के बिहेवियर्स पता रहते हैं। कोई ऐसा बिहेवियर है जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हो? एक्चुअली में हर एक स्पेसीज का, चाहे टाइगर हो, स्लॉथ बियर हो, या कोई हर्बीवोरस हो या स्नैक हो, सबका बिहेवियर और आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। जब आप धीरे धीरे उनका बिहेवियर समझ जाते हैं तो आप अलर्ट होकर काम करते हैं। जैसे अगर हम स्नैक की बात करें तो बांधावड़ी की सराउंडिंग में 4 ही स्नैक है जिनसे हमको बचने की आवश्यकता है। एक इंडियन कोबरा हो गया, और आपका कॉमन क्रैथ हो गया, रसेल वाइपर हो गया, साइस्किल्ड वाइपर हो गया। यही 4 मिलते हैं, और उनकी हम अच्छे से अगर पहचान कर पाएँ तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं अगर बाइट के केस आ रहे हैं। और एक तो क्या है, हमारा जो उमरिया ज़िला है ना, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और बैगाज और गोंड कम्युनिटी बहुल है। करेक्ट। तो वो लोग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। स्नैक बाइट का जो है सीधा सीधा सा है, एंटी वेनम सीरम ही उसका इलाज है, और वो ब्लॉक लेवल पर जिला चिकित्सालय में एवीएस उपलब्ध है और ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अभी रिसेंटली जो है, अभी एक रसेल वाइपर की बाइट हुई थी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना, और वो 1 घंटे के अंदर पहुंच गया और वो ठीक भी हुआ। और रसेल वाइपर जी। और वो तो काफ़ी वेनॉनमस स्नेक है। हाँ, नॉन वेनमस। राइट। सो सर, इसके अलावा आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं जी। राइट, गवर्नमेंट से, और आप लोग अपने से जूनियर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि उनको अवार्ड्स मिले। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बांधावड़ के लिए काम करता हूँ, और मुझे मेरे सीनियर्स भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, चाहे डीडी सर हों, एफडी सर हों, रेंज ऑफिसर हों, सभी। तो वही चीज़ हम आगे देखिए, एक समय के एक सर्टेन एज के बाद हमको आवश्यकता होती है कि भाई यंग जनरेशन भी इसमें जुड़े। तो चूँकि हम ट्रेनिंग का भी मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, अनुभूति का भी ट्रेनर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो यंग जनरेशन आ रही है, जो नए फॉरेस्ट गार्ड आ रहे हैं, वो भी इस काम को आगे बढ़ाएं और वो लोग ऊपर आएँ और काम करें, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और डिपार्टमेंट को भी उससे लाभ होगा, और ये हमारी जो कंजर्वेशन की जो जर्नी है वो और शानदार होगी। बहुत बढ़िया। तो फिर नंदा जी का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? आप क्या करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के लिए? मैं जब भी अपने काम की शुरुआत करता हूँ तो मैं सोच के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये हमेशा ये देखता हूँ कि आज कुछ नया मिल जाए करने को तो बेहतर होगा, या कोई अच्छी साइटिंग हो जाए तो बेहतर होगा। तो हमको जब भी हम जंगल में पैर रखते हैं तो ज़्यादातर हमको कहीं ना कोई कभी टाइगर से इनकाउंटर हो जा रहा है, कहीं कोई अच्छी साइटिंग हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने काम को जब एंजॉय करते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। तो सोच के कुछ नहीं करिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस काम में भी संलग्न हैं उसको दिल से करिए, तो आपको मज़ा आएगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी।
तो काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जब तक नंदा जी जैसे लोग इस दुनिया में आते रहेंगे, वो ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ में बैलेंस हमेशा बना रहेगा, हमारी जनरेशन सिक्योर रहेगी। और हम फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ हैं नंदा जी, जो वाइल्ड लाइफ को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है, तो हमारा जनरेशन तो सिक्योर है। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you very much. फॉर हियर।